क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा बर्रे आज़म भी है जहां पर आम इंसानों को जाने की इजाजत नहीं। न सिर्फ इजाजत नहीं, ड्रिलिंग की इजाजत नहीं, माइनिंग की इजाजत नहीं, जब तक कि वो इंसान दुनिया के 54 मुल्कों से इजाजत नहीं ले आता। इस बर्रे आज़म पर आप साल में सिर्फ एक ही दिन जा सकते हैं और वो दिन है 1 मार्च का, जबकि यूएस के कार्गो प्लेन्स इस बर्रे आज़म पर साल के 365 दिन उतरते हैं। ये एक ऐसा बर्रे आज़म है कि इस बर्रे आज़म की कोई भी तस्वीर सैटेलाइट से आप तक पहुंचती है तो गूगल अर्थ सबसे पहले उसको कैमोफ्लेज कर देता है। उसके रेक्टेंगल्स को, उसके पिरामिड को आपकी नजरों से छुपा दिया जाता है और उसे बर्फ से ढक दिया जाता है। ये कहानी पेंगुइन्स की कहानी नहीं है, ये कहानी है ऑपरेशन हाई जंप की। एक ऐसी कहानी कि जिस ऑपरेशन के अंदर 4700 लोग इस बर्रे आज़म पर उतरते हैं, 13 बहरी जहाज और 33 हवाई जहाजों के साथ। लेकिन यह ऑपरेशन अपना मिशन 6 महीने पहले ही मुकम्मल करके वापस लौट आता है। 4 लोग मर जाते हैं, 2 जहाज गायब हो जाते हैं और इस ऑपरेशन की फुटेजेस को हमेशा के लिए क्लासिफाइड कर दिया जाता है। जिस बर्रे आज़म का जिक्र मैं आपसे कर रहा हूं, यह बर्रे आज़म है एंटार्क्टिका, द साउथ पोल ऑफ द वर्ल्ड। और आज एंटार्क्टिका से जुड़ी बहुत सी दास्तानें हैं और बहुत से सवाल मौजूद हैं। क्या यहाँ पर यूएफओज लैंड करते हैं? क्या एंटार्क्टिका एक ऐसी जगह है जहां पर नाज़ीज ने कोई बेस बना रखी थी? क्या ये जिनों के शहर हैं जो आम इंसानों की नजरों से ओझल हैं? या फिर यहाँ पर शैतान का तख्त मौजूद है जिस वजह से आम इंसानों को जाने की इजाजत नहीं? या फिर इसके किसी जजीरे पर दज्जाल मौजूद है? बहुत सी दास्तानें मौजूद हैं, पर कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1929 में एक जर्मन थियोलॉजियन से, एक मशहूर जर्मन थियोलॉजियन कि जिसका नाम है गुस्ताफ एडोल्फ डाइसबेन। ये दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब को स्टडी करता है और मुख्तलिफ मज़ाहिब पर अपना इल्म बढ़ाने के लिए दुनिया जहान की लाइब्रेरीज का रुख करता है। गुस्ताफ इस्तांबुल जाता है और इस्तांबुल के अंदर टॉपकपी पैलेस की लाइब्रेरी के अंदर अपना आर्काइवल वर्क कर रहा होता है, इल्म हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक इसकी नज़र एक बहुत पुराने नक्शे पर पड़ती है। ये जो नक्शा देखता है, ये सल्तनत उस्मानिया में सन 1513 में बनाया गया दुनिया का एक नक्शा है। गुस्ताफ जैसे ही इस नक्शे को खोलता है, वो हैरान हो जाता है कि सन 1513 में सल्तनत उस्मानिया के एडमिरल पीरी राइस ने इस नक्शे को बनाया और इस नक्शे पर एक ऐसी जगह मौजूद होती है जिसका नाम है एंटार्क्टिका। गुस्ताफ हैरान इसलिए हो जाता है क्योंकि ये नक्शा सन 1513 से वाबस्ता है, जबकि जो लोग नहीं जानते उन्हें यह पता होना चाहिए कि एंटार्क्टिका को डिस्कवर किया गया सन 1820 में, यानी तकरीबन 300 साल पहले। अपनी डिस्कवरी से मुसलमानों को मालूम था कि एंटार्क्टिका क्या है। और गुस्ताफ की हैरानगी इसलिए भी बनती है क्योंकि एंटार्क्टिका की कोस्टल लाइन एग्जैक्टली जैसे पीरी राइस के नक्शे पर मौजूद है, वैसी ही दुनिया में सन 1820 में रिपोर्ट की गई। गुस्ताफ हैरान हो जाता है। वो हैरान इसलिए भी होता है कि एंटार्क्टिका के अंदर सिर्फ कोस्टल लाइन नहीं थी पीरी राइस के नक्शे पर, वहां पर हरियाली थी, वहां पर जानवर थे। तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आज जब आप एंटार्क्टिका को देखते हैं तो आपको नजर आता है हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, मीलों तक फैली हुई बर्फ है। और अगर उस बर्फ की गहराई को मालूम करने की कोशिश करें तो आज साइंसदान ये कहते हैं कि वो 1.5 से 2 किलोमीटर नीचे जमीन के मौजूद है। इसका मतलब ये है कि या तो मुसलमानों को कुछ ऐसा मालूम था जो आज साइंस को मालूम नहीं है, या उस दौर में बर्फ नहीं होती थी और अचानक से बर्फ आ गई है, या फिर कुछ और राज है। अब इस राज को जानने के लिए सन 1946 में एक बहुत बड़ा मिशन एंटार्क्टिका की बेस पर पहुंचता है और इस मिशन का नाम है ऑपरेशन हाई जंप।
There is only one untouched reservoir of raw materials left in the world, and that's in the region known as Antarctica, an area larger than the combined area of the United States and Europe. The American government is sending a naval expedition to that region. सन 1929 में अमेरिकन नेवी हिस्ट्री में एक बहुत ही टैलेंटेड और मोस्ट डेकोरेटेड नेवल ऑफिसर आते हैं। तारीख उस नेवल ऑफिसर को आज एडमिरल रिचर्ड एल्विन बायड के नाम से जानती है। एडमिरल बायड ने अपने दौरे मुलाजमत में एंटार्क्टिका के कई मिशंस किए, लेकिन उसमें से एक खास मिशन नवंबर 1929 को होता है। इस मिशन के अंदर लिटिल अमेरिका से एक जहाज फ्लाई करता है। यह जहाज है फोर्ड ट्राइमोटर और अमेरिकन नेवी में इस जहाज को फ्लॉयड बेनेट के नाम से जाना जाता है। इस जहाज के अंदर एडमिरल बायड शामिल हैं। इस जहाज के अंदर उनका नेविगेटर, उनका पायलट, उनका रेडियो मैन और उनका फोटोग्राफर भी उनके साथ जाते हैं। दोपहर को 1 बजे उड़ते उड़ते ये जहाज साउथ पोल को क्रॉस करता है और इस जहाज का टारगेट ये है कि उसने 1600 मील का राउंड ट्रिप करना है। जैसे ही साउथ पोल के ऊपर से ये जहाज गुजरता है, तब कंट्रोल टावर को रेडियो के ऊपर एडमिरल बायड का पैगाम मिलता है कि कंट्रोल टावर, हम इस वक्त फ्लाई कर रहे हैं साउथ पोल के ऊपर से, पर देयर इज समथिंग रॉन्ग, क्योंकि जो होराइजन है, ये उफक ऊपर की तरफ उठ रहा है, ये हमारे उफक की तरह नहीं है। और उसके साथ ही ये पैगाम खत्म हो जाता है। एडमिरल बायड के इस मिशन से रिलेटेड इस तरह की बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर मिलेगी, जिसमें आपको यह भी मिलेगा कि एडमिरल बायड की डायरी को और खुसूसी खास मैसेजेस को हाइड कर दिया गया, कैमोफ्लैज कर दिया गया और उससे क्लासिफाइड बना दिया गया। लेकिन इस मिशन के 17 साल के बाद एक बार फिर एडमिरल बायड एंटार्क्टिका का रुख करते हैं, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं हैं। इस बार उनके साथ 4700 फौजी भी शामिल हैं, 13 बहरी जहाज हैं और 33 हवाई जहाज हैं। अब समझने वाली बात यह है कि अगर ये सिर्फ एक बर्फ का तोदा है, अगर पूरे बर्रे आजम पर बर्फ के सिवा कुछ नहीं है, तो इतनी बड़ी फौज ले जाने का मकसद क्या है? अगर आप इस आर्माडा की डिटेल्स देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसके अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ऐसे आइस ब्रेकर्स हैं जो पहाड़ों को चीर कर रख दें, सबमरीन्स शामिल हैं कि जिनका काम एक्सपेरिमेंटल सोनार प्रोवाइड करना है, और सबमरीन्स के अलावा वो मरीन्स हैं कि जिनका काम अर्बन कॉम्बैट करना है। ये सब कुछ एक जजीरे के लिए, एक ऐसी जगह के लिए जो बर्फ से ढकी हुई है, क्यों करने की जरूरत है? अब आपको याद आएगा कि एडमिरल बायड ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दुश्मन साउथ पोल को कवर करने की सलाहियत रखता है जहाज के जरिए, और हमें भी ये सलाहियत पहले दिखानी होगी, इससे पहले कि वो जल्दी पहुंच जाएं। और मीडिया ने फिर बहुत शोर किया और पूछा कि ये वो का लफ्ज आपने किसके लिए इस्तेमाल किया है? क्या कोई एलियंस मौजूद हैं, या कोई दुश्मन वहां मौजूद हैं, या आप सोवियट्स का जिक्र कर रहे हैं, या आप किसी ऐसी ताकत का जिक्र कर रहे हैं जिसको शायद आप रिपोर्ट नहीं करना चाहते? सन 2016 में 2 अजीब बातें हुई एंटार्क्टिका को लेकर। पहली अजीब बात यह हुई कि एंटार्क्टिका की एक पिक्चर रिलीज होती है इंटरनेट पर, और इस पिक्चर में आप ये देख सकते हैं कि एंटार्क्टिका में पिरामिड्स मौजूद हैं। जिस पहले पिरामिड की तस्वीर आपके साथ रिलीज की जाती है, ये एक 4 साइडेड पिरामिड है। ये इतना बड़ा है साइज में कि अगर इसके साथ आप पिरामिड्स ऑफ गीजा को कंपेयर करें, यानी वो पिरामिड्स कि जो इजिप्ट में मौजूद हैं, तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि इजिप्ट का पिरामिड इसके मुकाबले में आपको साइज में छोटे नजर आएंगे। इनफैक्ट जो पिरामिड इजिप्ट में मौजूद हैं, उनकी बेस तकरीबन 755 फुट है और उनकी हाइट 480 फुट है। लेकिन जिस 4 साइडेड पिरामिड की तस्वीर एंटार्क्टिका से आती है, इसकी हाइट सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इसकी हाइट है 3937 फुट और ये चारों साइड से 2 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर के बेस पे बना हुआ है। हैरानगी की बात है। और अगर आप आज भी गूगल में इसके कोऑर्डिनेट्स देखना चाहें तो 7958 साउथ एंड 8157 वेस्ट इसके कोऑर्डिनेट्स हैं।
हैरानगी की बात यह होती है कि अगर एंटार्क्टिका में पिरामिड्स मौजूद हैं तो ये पिरामिड किसने बनाए, किसने ये अहराम बनाए? तो इसका मतलब ये है कि ये अहराम बनाने वाली कोई ना कोई सिविलाइजेशन वहां पर मौजूद रही होगी। क्या उस सिविलाइजेशन को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी अजाब के जरिए खत्म कर दिया, या वो सिविलाइजेशन आज भी जेर जमीन मौजूद है, या ये जिनों का काम है जो एंटार्क्टिका में रहते हैं? बहुत सी मिस्ट्रीज एसोसिएटेड है एंटार्क्टिका के साथ। लेकिन जैसे ही मैंने आपसे अर्ज किया कि दो हैरानकुन वाकयात हुए थे। पहला तो ये कि पिरामिड्स आपको एंटार्क्टिका में देखने को मिले, लेकिन दूसरी हैरानकुन बात सुनकर आप मजीद हैरान हो जाएंगे, और वो ये कि जैसे ही ये पिरामिड्स की पिक्चर रिलीज की गई उसके चंद घंटों के अंदर अंदर फौरन तरदीद आ गई कि ये एक्चुअली नोनाटक है, यानी ये नेचुरल फॉर्मेशन है। ओवर द इयर्स बर्फ जमा होते होते ये माउंटेन बन गई बर्फ की। लेकिन फिर भी सवाल तो अपनी जगह मौजूद है। सिडनी शेल्डन ने कितनी जगहों पर लिखा है कि इस दुनिया में इत्तफाकात नहीं हुआ करते। अगर तो ये नेचुरल फॉर्मेशन है तो कितनी हैरानगी की बात है ना कि चारों तरफ से 2 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर एग्जैक्ट नेचुरल फॉर्मेशन वैसे हुई जैसे पिरामिड की होती है। इतनी हैरानगी की बात एक्सेप्ट करना मुश्किल है। तो यहां पर सवाल बनता है कि फिर एग्जैक्टली एंटार्क्टिका में क्या होता रहा है। इससे पहले कि हम ये जानने की कोशिश करें कि एंटार्क्टिका में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, दो बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, और ये दोनों बातें अपनी नौयत में आपको हैरान करके रख देंगी, और ऐसी बात आपने इससे पहले कहीं नहीं सुनी होगी। पहला ये, क्या आपको पता है कि एंटार्क्टिका को लेकर 1959 में 12 कौमों ने एक एग्रीमेंट साइन किया कि जिसको एंटार्क्टिका ट्रीटी कहते हैं। 12 कौमों ने यह फैसला किया कि एंटार्क्टिका पर किसी का कब्जा नहीं होगा। कोई मुल्क, कोई कौम अपनी मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश नहीं करेगी। कोई वेपन्स की टेस्टिंग अंटार्कटिका के किसी एरिया में नहीं की जाएगी, किसी को इजाजत नहीं होगी। और जो काम इस बर्रे आज़म पर होगा वो सिर्फ साइंटिफिक रीजंस के लिए होगा, साइंटिफिकली चीजों को समझने के लिए होगा, और हर इंफॉर्मेशन को क्लासिफाइड रखा जाएगा। आज इस वक्त दुनिया के 56 मुल्क एंटार्क्टिका ट्रीटी साइन कर चुके हैं, और आज एंटार्क्टिका के ऊपर 30 से ज्यादा ममालिक की बेसिस हैं। 70 से ज्यादा बेसिस के अंदर तकरीबन 1500 साइंटिस्ट और उनकी फैमिलीज आज भी रहती हैं। स्कूल्स हैं, इबादत गाहें हैं, लेकिन सब कुछ बर्फ से ढका है, लिहाजा लोगों को बाहर जाने का इतना मौका नहीं मिलता। लेकिन सवाल यह है कि 1959 से लेकर आज तक जो रिसर्च चल रही है उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, उसकी फाइंडिंग्स क्या है। ये फाइंडिंग्स दुनिया का कोई मुल्क आपके साथ शेयर करने को तैयार नहीं है। अगर आप अकेले भी इस बर्रे आज़म पर उतरने की कोशिश करें तो वार्निंग फायर से आपको पहले रोक दिया जाता है, आपको आने की इजाजत नहीं दी जाती। अब बात करते हैं दूसरी हैरानकुन चीज के बारे में, जिसके बारे में मुझे यकीन है कि आप नहीं जानते होंगे, और वो बात यह है कि अगर एंटार्क्टिका को लेकर दुनिया के इतनी कौमों ने एग्रीमेंट साइन कर लिया, ट्रीटी साइन कर दी कि किसी की ओनरशिप नहीं होगी, तो फिर 1908 में क्या हुआ? क्या आप जानते हैं कि सन 1908 में एंटार्क्टिका को लेकर एक एंटार्क्टिक एक्सपेडिशन किया गया। इस एक्सपेडिशन को करने वाले का नाम है जॉन बैप्टिस्ट शार्कोट, और इस एक्सपेडिशन के अंदर एंटार्क्टिका में एक जजीरे को डिस्कवर किया गया। अब आपने याद रखना है कि मैं बर्रे आज़म एंटार्क्टिका के अंदर एक जजीरे की बात कर रहा हूं। जैसे ही उस जजीरे को डिस्कवर किया गया तब सवाल खड़ा हो गया कि इस जजीरे का नाम क्या रखना है। तब शार्कोट ने उस जजीरे का जो नाम रखा, आज भी उस जजीरे का वो नाम है, और अगर आप गूगल करना चाहें तो आपको गूगल पर भी नजर आएगा। लेकिन जितना ज्यादा जूम इन करने की कोशिश करेंगे आपका इमेज ब्लर हो जाएगा, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा सिवाय बर्फ के। इस जजीरे का नाम रखा गया बैरन रॉथशील्ड के लिए रॉथशाइल्ड आइलैंड। रॉथशील्ड वो फैमिली, वो बिजनेस डायनेस्टी जिसको आप जूडाइज्म की वजह से, जिसको आप जायनिज्म की वजह से जानते हैं,
जो दुनिया की एक बैंकिंग डायनेस्टी है और दुनिया के बैंक्स का कंट्रोल अपने हाथ में रखती है। रॉथशील्ड का ये आइलैंड आज भी मौजूद है और लिखने वाले इसके बारे में बहुत सी बातें लिखते हैं। अब सवाल ये है कि शारकोट ने इसका ये नाम क्यों तजवीज़ किया। उसकी वजह यह है कि रॉथशील्ड ने स्पॉन्सर किया इस पूरे एक्सपेडिशन को क्योंकि वो किसी चीज की तलाश में था। बैरन एडवर्ड डी रॉथशील्ड किसी डिस्कवरी में लगा था और वो चाहता था कि नए नए पोलर एक्सपेडिशन किए जाएं। कुछ तो था जिसकी डिस्कवरी करनी जरूरी थी और लिखने वाले तो यहां तक लिखते हैं कि इस जजीरे के ऊपर शायद कोई ऐसी सैटेनिक प्रैक्टिसेस की जाती हैं जो दुनिया की नजरों से ओझल हैं। शायद दुनिया के एलीट्स शैतान के साथ राब्ते में इस जजीरे की वजह से हैं जो आज दुनिया का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। कहने वाले कहते हैं कि दुनिया में हर वक्त 7 लोग ऐसे होते हैं जो शैतान से अहकामात लेते हैं और इस दुनिया को बिगाड़ने की तरफ अपनी अमल दखल जारी रखते हैं। क्या ये जजीरा वही जजीरा है कि जहां पर शैतान इनको अहकामात देता है या अपने तख्त पर बैठता है, या फिर शायद ये वो जजीरा है जहां पर दज्जाल मौजूद है? एग्जैक्ट डिटेल्स के साथ शायद कोई नहीं कह सकता जब तक कि कोई एक्सपेडिशन इस बर्रे आजम तक जाने ना दिया जाए। लेकिन एक फैक्ट तो मौजूद है और वो फैक्ट है मिस्टर बीस्ट का। मिस्टर बीस्ट द फेमस यूट्यूबर रिसेंटली होकर आए एंटार्क्टिका से, और जब वो एंटार्क्टिका से होकर आए तो वापस आने के बाद एक पॉडकास्ट में उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आपने आइस वॉल देखी थी। उस पर बाकियों ने क्या कहा और मिस्टर बीस्ट ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। Have you ever been to Antarctica? Yeah. Do you believe in the ice wall? Yeah, I saw the ice wall. There. Huh. Yeah, you saw it too. I can't say I'm sure. No way. 1946 में ऑपरेशन हाई जंप के नाम से 4700 के करीब सोल्जर्स जो एंटार्क्टिका उतरे थे एडमिरल बायड के जेरे निगरानी, वो 1947 में अपना मिशन मुकम्मल करके आ गए। इनफैक्ट 6 महीने पहले ही वापस आ गए। 4 लोग मारे गए, 2 जहाज गायब हो गए। अब जब उसके बारे में आप मीडिया में इंक्वायर करने की कोशिश करते हैं तो आपको तरह तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन ऑपरेशन के ऑफिशियल सोर्सेज ये कहते हैं कि जो 4 लोग मारे गए और 2 जहाज गिर गए वो एक्चुअली एक्सीडेंट था, क्योंकि बर्फ इतनी ज्यादा थी, धुंध इतनी ज्यादा थी कि जहां पर एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसलिए 4 लोग मारे गए और 2 जहाज जाया हो गए। जब ऑफिशियल से ये पूछा जाता है कि फिर ये पूरा मिशन 6 महीने पहले मुकम्मल क्यों कर लिया गया, तो उसका जवाब आपको ऑफिशियली ये मिलता है कि वहां पर सर्दी इतनी ज्यादा है कि इससे ज्यादा का मिशन किया नहीं जा सकता था। हालांकि हैरानगी की बात यह है कि आज भी दुनिया में लोग 70 बेसिस पे मौजूद हैं और वो डेली बेसिस पर यूएस के कार्गो प्लेन से अपनी सप्लाईज लेते हैं और यूएस के कार्गो प्लेन्स वापस आ जाते हैं। और एक और जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो ये कि पूरा एंटार्क्टिका बर्फ से भरा हुआ है। आज भी आप बहुत से ऐसे रीजन्स को देखते हैं जहां बर्फ मौजूद नहीं है, या शायद सारे इलाके में बर्फ मौजूद नहीं है, शायद सारे इलाके को मिसरिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन इसमें जो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो 1947 का वो इंटरव्यू है जो एडमिरल बायड ने एल मोरिनो को दिया, जब उनसे ये पूछा गया कि वहां पर कौन मौजूद है कि इतने सारे फौजियों को लेकर इतने आर्सेनल के साथ आप बर्रे आजम पर उतरे। एंटार्क्टिका की बर्फ में तो कोई दुश्मन नहीं था। इस पर एडमिरल बायड ने पता है क्या कहा? एडमिरल बायड ने कहा, एनिमी कैन फ्लाई पोल टू पोल इन मिनट्स। ऐसा दुश्मन मौजूद है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल और साउथ पोल से नॉर्थ पोल मिनट्स में फासला तय कर सकता है। ऐसी ताकत तो आम तौर पर सिर्फ यूएफओस के पास होती है, या एलियंस के पास होती है, या फिर जिन्नात के पास होती है। जब उनसे तफसीलात पूछी गई कि आपकी एनिमी से क्या मुराद है, क्या आप नाजीज का जिक्र कर रहे हैं, सोवियट्स का जिक्र कर रहे हैं, या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का जिक्र कर रहे हैं, तो उसके बाद एडमिरल बायड खामोश हो गए। उन्हें नेवी की एक ब्रीफिंग पे बुलाया गया और उसके बाद उन्होंने हर किस्म का इंटरव्यू देना बंद कर दिया। यानी इन अदर वर्ड्स शायद एडमिरल बायड को खामोश करा दिया गया।
एडमिरल बायट के ऑपरेशन हाई जंप को लेके बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और उनकी डिटेल्स आपको इंटरनेट पर मिलती हैं। जैसे कि आपने ये बात सुनी कि आसमान और उफक ऊपर की तरफ उठ रहा है एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये जो बात आपने सुनी, जो एडमिरल बायट ने कही और रेडियो वेव पर कंट्रोल टावर ने भी सुनी, इस बात के बारे में ऑफिशियल सोर्सेज कहते हैं कि ऐसी कोई बात कहीं रिपोर्ट नहीं हुई और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इसका कोई जिक्र मौजूद नहीं है। इसी से रिलेटेड एक और कहानी जो इंटरनेट पर मशहूर हुई और वो कहानी ये थी कि एडमिरल बायट के फोटोग्राफर को किडनैप कर लिया गया बाय द फोर्सेस दैट लिव ऑन एंटार्क्टिका। लेकिन इसके बारे में भी कोई सदाकत नहीं मिलती। वो 4 लोग जो मारे गए उनके बारे में एलियन एब्डक्शन के बहुत से केसेस मशहूर हैं, लेकिन उसके बारे में भी ऑफिशियल सोर्सेज कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। लाइकवाइज बर्फ के नीचे ग्रीन लाइट से बने हुए एनिमीज के ऐसे प्लेन्स हैं जो बहुत स्पीड में मूव करते हैं और उनसे एडमिरल बायट की फौज की लड़ाई हुई। ऐसी बातों को भी ऑफिशियल सोर्सेज ने इनकार में कन्वर्ट किया है और कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लाइकवाइज आपने बहुत सी ऐसी थ्योरी सुन रखी है कि वहां पर जिन्नात मौजूद है और एक शहर का शहर आबाद है पूरे एंटार्क्टिका के नीचे, और इस शहर के बहुत से नाम इंटरनेट पर मशहूर हैं। और इसके बारे में भी ऑफिशियल सोर्सेज कहते हैं कि बर्फ के नीचे हमें ऐसे कोई शहर नहीं मिले। लेकिन वो जो लेक एक मौजूद है, जो लेक साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर ली, जो किलोमीटर्स की बर्फ के नीचे मौजूद है, उसके बारे में खुद साइंसदान परेशान है कि इस लेक का हवाला हम कैसे साबित करें और कैसे ये बर्फ के नीचे पूरी लेक मौजूद है। अब एंटार्क्टिका को लेकर इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मौजूद हैं और इन सब को क्लैरिफाई तभी किया जा सकता है जब कोई आपकी तरह मेरी तरह इंसान एंटार्क्टिका पर जाए और जो सच है वो दुनिया के सामने लेकर आए, या फिर वो अथॉरिटीज जो एंटार्क्टिका के ट्रीटी को ऑपरेट करती हैं वो दुनिया को सच बताने के लिए तैयार हो जाएं। ये कहानी नाज़ीज़ की है, सोवियट्स की है, जिनों की है, या फिर दज्जाल की है, या फिर शैतान की अपनी कहानी, कोई सही से नहीं जानता। पर एलियन से रिलेटेड एक कहानी और भी है, और वो कहानी एलियन से ज्यादा प्रोजेक्ट ब्लू बीम की कहानी है। और वो कहानी आपके लिए जानना जरूरी है, और वो कहानी अभी बाकी है।